हाँ जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया, मज़े में? चलिए, तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पिछली क्लास में हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी। डेफिनेशन सेक्शन 4 हुआ करता है और दैट सेज कि पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स of a business carried on by all or any of them acting for all. तो ये जो डेफिनेशन है यही मेन पार्टनरशिप का पूरा सर उसको बताता है कि क्या हो सकती है। इसके बियॉन्ड हम नहीं जा सकते। तो देखिए, एग्रीमेंट होना चाहिए, एग्रीमेंट टू शेयर प्रॉफिट्स होना चाहिए और प्रॉफिट भी बिजनेस के होने चाहिए। और दिस इज म्यूचुअल एजेंसी कैरीड ऑन बाय ऑल, या तो सब लोग करेंगे या एनी ऑफ देम, या उनमें से कोई भी, 1 2 3 कोई भी, एक्टिंग फॉर ऑल, लेकिन जो भी करेगा वो सबके बिहाफ पे करेगा। सो दिस थिंग इज नोन एज म्यूचुअल एजेंसी। नाउ एविडेंस क्या है? तो देखिए, एविडेंस नंबर 1 एग्रीमेंट होना चाहिए, नंबर 2 एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट होना चाहिए, नंबर 3 देयर मस्ट बी ए बिजनेस होना चाहिए, नंबर 4 म्यूचुअल एजेंसी होनी चाहिए। सर, इस पूरी लैंग्वेज को मैं म्यूचुअल एजेंसी बोलता हूँ, ये म्यूचुअल एजेंसी है, राइट? तो ऑल दीज आर एविडेंस। ओके, नाउ कंक्लूसिव एविडेंस क्या होता है? देखिए, एविडेंस माने सबूत, तमाम गवाहों सबूतों के मद्देनजर, आपने सुना होगा मूवीज में। तो जो एविडेंस है, एविडेंस 2 तरीके का होता है। एक होता है परसुएसिव, एक होता है कंक्लूसिव। कंक्लूसिव एविडेंस का मतलब है विच कैन नॉट बी रिब्यूटेड, मतलब जिसके अगेंस्ट में एविडेंस देना अलाउड नहीं है। मतलब ये एविडेंस सर बिल्कुल कंक्लूसिव है, कंप्लीट है, इसके बियॉन्ड कोई बात ना सुनी जाएगी ना मानी जाएगी। ऐसे एविडेंस को हम कंक्लूसिव एविडेंस कहते हैं। मतलब हिंदी में जिसकी कोई मतलब काट नहीं हो सके, तो एक वर्ड होता है अकाट्य, मतलब जिसको काटा ना जा सके, जिसकी बात को ओवरराइड ना किया जा सके। मतलब सबसे पक्का एविडेंस कौन सा है? तो देखिए, ये भी एविडेंस है, एग्रीमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग, बिजनेस, ऑल थिंग्स आर नेसेसरी। अगर एक भी एलिमेंट मिसिंग है, राइट, तो पार्टनरशिप नहीं है। लेकिन जो कंक्लूसिव एविडेंस माना जाता है बच्चों, वो है म्यूचुअल एजेंसी। तो म्यूचुअल एजेंसी इज कंक्लूसिव एविडेंस ऑफ पार्टनरशिप। ठीक, म्यूचुअली एजेंट होना चाहिए, यानी कि पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ ईच अदर। तो प्रिंसिपल भी वही, एजेंट भी वही। मैं दूसरे लोगों का एजेंट हूं और इन रेफरेंस टू ट्रांजेक्शन डन बाय देम, वो एजेंट है, मैं प्रिंसिपल हूं। मैं आपका एजेंट, आप मेरे एजेंट, आप मेरे प्रिंसिपल, मैं आपका प्रिंसिपल, राइट? सो दिस इज म्यूचुअल एजेंसी। तो ये कार्डिनल प्रिंसिपल है, मतलब सैद्धांतिक है, इसके आधार पर पार्टनरशिप टिकी हुई है। अगर ये नहीं होगा तो पार्टनरशिप नहीं मानी जाएगी। सर, इफ एजेंसी रिलेशनशिप इज नॉट एग्जिस्टिंग, तो सच एन अरेंजमेंट कैन नॉट बी रिगार्डेड एज पार्टनरशिप। तो देखिए, लिखा है एविडेंस ऑफ म्यूचुअल एजेंसी विच इज कार्डिनल प्रिंसिपल, सबसे इंपॉर्टेंट है, और इट हेल्प्स इन रीचिंग ए कंक्लूजन कि क्या पार्टनरशिप है या नहीं। तो टू सी whether an arrangement is partnership or not, we have to see all the points, but this point has much and more weight
ये सबसे ज्यादा देखा जाना चाहिए, इसको देखा जाना चाहिए, राइट सर। सो द एक्ट ऑफ वन पार्टनर डन ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, ठीक, बाइंड्स ऑल द पार्टनर। अगर एक पार्टनर कोई भी काम करेगा इन द कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, तो उससे फर्म बाइंड होगी, उससे सभी पार्टनर्स बाइंड होंगे, और ये होना चाहिए, ठीक है सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसे केसेस पूछे हैं जहां पे पार्टनरशिप नहीं है। तो एग्जांपल दिया है ए एंड बी आर को ओनर्स ऑफ ए हाउस। एक हाउस है बच्चों, ठीक है, ए और बी इसके को ओनर्स हैं, और ये हाउस लेट आउट है, और जो रेंट मिलता है वो ये दोनों आपस में शेयर करते हैं। तो अब आपको ये बताना है कि क्या पार्टनरशिप है। तो आंसर है कि सर पार्टनरशिप नहीं है, बिकॉज बिजनेस नहीं है। सर ऑल द प्रिंसिपल्स मस्ट एग्जिस्ट। सो को ओनरशिप, देखिए इन्होंने हाउस को लेट आउट किया हुआ है, उससे रेंट मिल रहा है, तो कोई एक्टिविटी तो हो ही नहीं रही। बिजनेस का मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी जिससे प्रॉफिट अर्न हो और उसको डिस्ट्रीब्यूट करे। तो जब इन्होंने घर खरीदा, रेंट आपस में बांटा, तो एग्रीमेंट तो होगा, एग्रीमेंट तो है, आपस में तय तो करा ना कि जो रेंट आएगा बांट लेंगे। सो दिस इज एन एग्रीमेंट टू शेयर द प्रॉफिट्स। रेंट इज ए प्रॉफिट, तो प्रॉफिट की शेयरिंग भी हो रही है, लेकिन बिजनेस इज एब्सेंट, और ऑब्वियसली म्यूचुअल एजेंसी भी नहीं है। तो ये पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि इसमें बिजनेस नहीं है। सर दूसरा देखिए, दूसरा एग्जांपल है ए और बी, इन्होंने 100 बेल्स ऑफ कॉटन खरीदे, और जो उसको कॉटन को ही बांट लेंगे। सर ए और बी दो लोग हैं, इन्होंने 100 बेल्स ऑफ कॉटन परचेज किया, कोई भी वस्तु खरीदी, ठीक है, परचेज 100 बेल्स ऑफ कॉटन और एग्रीड टू शेयर द कॉटन, और आपस में ये तय किया हुआ है कि उस कॉटन को ही डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, आपस में डिस्ट्रीब्यूट बांट लेंगे। तो आप देखो पार्टनरशिप का बिजनेस नहीं है ना। सर कॉटन खरीदा, कॉटन डिस्ट्रीब्यूट कर लिया, शेयर कर लिया, तो प्रॉफिट ही नहीं है। जब बेचेंगे तो प्रॉफिट होगा ना, तो इन्होंने तो उसको करा ही नहीं है, ये भी पार्टनरशिप नहीं है। सर ऐसे ही है कि इस स्थिति में तीसरा एग्जांपल देखिए, ए एग्रीज विद बी अ गोल्ड स्मिथ to buy and furnish gold to be worked up by him and sold, and they shall share in resulting profit। ठीक, तो अब उसने, एक ने गोल्ड खरीदा, दूसरे को दिया, उसने ऑर्नामेंट्स बनाए, बेचा, और तय क्या करा है, जो प्रॉफिट होगा बांट लेंगे। ये पार्टनरशिप हो गई, क्योंकि इसमें ऑल द एलिमेंट्स आर प्रेजेंट, ठीक है। ये तो सर सिचुएशन पे डिपेंड करेगा। और फोर्थ पॉइंट है कि वर्क टुगेदर एज कारपेंटर, ए विल रिसीव ऑल प्रॉफिट एंड पे वेजेस टू बी। दो कारपेंटर है, मिलकर के काम कर रहे हैं, लेकिन सारा प्रॉफिट ए को मिलेगा, और ए बी को फिक्स्ड अमाउंट ऑफ वेजेस पे करेगा। तो इसमें तो देखिए प्रॉफिट की शेयरिंग ही नहीं हो रही। बी जो है, आप ध्यान से देखेंगे इस अरेंजमेंट को, तो ए का सर्वेंट है, बी ए का एम्प्लॉई है, वो उसको वेजेस दे रहा है, सैलरी दे रहा है, और उसकी अमाउंट फिक्स्ड है, तो प्रॉफिट शेयरिंग मिसिंग है। और अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है बच्चों, अगर प्रॉफिट शेयरिंग नहीं है, तो ये पार्टनरशिप नहीं कहलाएगा, राइट। चलिए अगला टॉपिक है पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। तो पार्टनरशिप में और कंपनी में क्या फर्क है? सर बिल्कुल हर चीज अलग है। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से क्रिएट होती है। तो पॉइंट वाइज अगर चलें तो पहला पॉइंट है फॉर्मेशन।
पार्टनरशिप कैसे क्रिएट होगी? एग्रीमेंट से। कंपनी कैसे क्रिएट होगी? इनकॉर्पोरेशन से। पार्टनरशिप एग्रीमेंट से अराइज होगी बच्चों, और कंपनी इनकॉर्पोरेशन से अराइज होगी। सर, कंपनी बनाने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। इनकॉर्पोरेशन मीन्स रजिस्ट्रेशन। तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। दूसरा, लीगल स्टेटस। लीगल स्टेटस, तो कंपनी क्या है? कंपनी इज ए सेपरेट पर्सन। तो कंपनी को खुद को पर्सन माना जाता है। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट पर्सन। पार्टनरशिप ना तो पर्सन है और ना ही सेपरेट फ्रॉम इट्स मेंबर्स, यानी पार्टनर्स से अलग है। ठीक, मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। मिनिमम, तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं बेटा? तो अगर हम पार्टनरशिप यहाँ चल रहा है, ठीक है, कंपनी यहाँ चला रहा हूँ मैं, पार्टनरशिप में मिनिमम 2 चाहिए। कंपनी में अगर प्राइवेट कंपनी है 2, पब्लिक कंपनी है तो मिनिमम 7, ओपीसी है तो 1। पार्टनरशिप एक ही 2 की लिमिट है, कम से कम 2 हो सकते हैं, होने ही चाहिए। मैक्सिमम नंबर बेटा, मैक्सिमम नंबर में पार्टनरशिप में 50 हो सकते हैं। और अगर प्रोफेशनल्स की फर्म है तो आपको याद होगा देयर इज नो लिमिट। कंपनी के केस में अगर प्राइवेट कंपनी है तो मैक्सिमम 200 हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी के केस में देयर इज नो लिमिट। और ओपीसी में देखिए मिनिमम भी 1, मैक्सिमम भी 1। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी वाले पॉइंट पे आप देखिए पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड का मतलब है कि जितना फर्म का डेट है उतनी लाइबिलिटी पार्टनर्स की है, और फर्म के डेट्स के लिए पार्टनर्स की इंसॉल्वेंसी हो जाएगी। लेकिन कंपनी के केस में जनरली लिमिटेड बाय शेयर्स या लिमिटेड बाय गारंटी भी हो सकता है, तो लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। उसके बाद देखिए एजेंसी। एजेंसी, तो एजेंसी में अभी हमने पढ़ा कि पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर, दे आर म्यूचुअल एजेंट, एक दूसरे के एजेंट है। कंपनी में कोई एजेंसी नहीं होती है। कंपनी में दे आर सेपरेट और एक दूसरे के एजेंट बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डर जो है वो दूसरे शेयर होल्डर का एजेंट नहीं माना जा सकता, और कोई कुछ करे दूसरे लोग लायबल नहीं होंगे। ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, सर कंपनी में तो ट्रांसफरेबल होते हैं, कंपनी में ट्रांसफरेबल होते हैं, पब्लिक कंपनी में फ्रीली और प्राइवेट में विद रेस्ट्रिक्शंस, कुछ कंडीशंस होती है। पार्टनरशिप में शेयर कैन बी ट्रांसफर्ड विद कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स, सबकी सहमति से ट्रांसफर होगा। अगर सारे पार्टनर्स कंसेंट दे देंगे तो यू कैन ट्रांसफर योर शेयर। देखिए सपोज करिए मैं एक फर्म में पार्टनर हूं, अब फर्म में मेरा एक हिस्सा है, शेयर है, एंड आई वांट टू ट्रांसफर दैट शेयर टू समबडी एल्स, तो मैं कर सकता हूं, लेकिन सबकी सहमति से हो पाएगा। ऑल अदर पार्टनर्स की कंसेंट चाहिए। कंपनी के केस में आई एम शेयर होल्डर एंड आई वांट टू ट्रांसफर माय शेयर्स, नो प्रॉब्लम, करो। पब्लिक कंपनी में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्राइवेट कंपनी में रिस्ट्रिक्शन है, बट दोनों जगह ट्रांसफरेबल है, ट्रांसफर हो सकते हैं बच्चों। नेक्स्ट, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी, सर पार्टनरशिप लेस स्टेबल है, पार्टनरशिप कभी भी खत्म हो सकती है, डिसोल्यूशन हो सकता है। पार्टनर की डेथ हो गई, फर्म खत्म, पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, फर्म खत्म, पार्टनर ने नोटिस देके फर्म खत्म कर दी। लेकिन कंपनी में आपको याद है परपीचुअल सक्सेशन था, मतलब चलती रहेगी चलती रहेगी चलती रहेगी। तो कंपनी स्टेबल होती है और वो फर्क नहीं पड़ता किसी मेंबर की डेथ हो गई,
किसी का एडमिशन हो गया, बट कंपनी गोज ऑन, पार्टनरशिप चेंज हो जाती है। मैनेजमेंट, सर मैनेजमेंट में देखिए पार्टनर्स ही मैनेज करेंगे। पार्टनर्स ओनर भी हैं और मैनेजर भी हैं। मैनेजमेंट भी इन्होंने करना, ओनरशिप भी इनकी है। कंपनी में ओनर्स एंड मैनेजर्स आर सेपरेट। कंपनी में मैनेजमेंट अलग चलता है, कंपनी अलग तरीके से मैनेज होती है, और पार्टनरशिप में जो मैनेजमेंट है वो पार्टनर्स के हाथ में ही होता है। कंपनी में मैनेजमेंट कौन करता है? जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सर पार्ट्स, जो पार्ट्स हैं और ड्यूटीज हैं तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट से चलेंगी। जो कुछ एग्रीमेंट में लिखा होगा उससे माना जाएगा, इसको पार्टनरशिप डीड भी कहते हैं। और कंपनी के केस में पार्ट्स आर डिसाइडेड बाय मेमोरेंडम। कंपनी वो सब काम कर सकती है जो उसके मेमोरेंडम में दिया हुआ है। कंपनी मेमोरेंडम के बियॉन्ड नहीं जा सकती। ठीक। इंटरेस्ट इन एसेट्स, इंटरेस्ट इन एसेट्स, तो देखिए पार्टनर्स आर ऑल्सो ओनर्स ऑफ एसेट्स ऑफ फर्म। पार्टनर्स फर्म के एसेट्स के ओनर हैं। शेयर होल्डर्स कैन नॉट बी ट्रीटेड एज ओनर्स ऑफ एसेट्स ऑफ कंपनी। कंपनी की एसेट्स की ओनरशिप कंपनी के पास है, शेयर होल्डर्स के पास नहीं है। शेयर होल्डर्स आर ओनर्स ऑफ कंपनी, और जो एसेट्स हैं लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, पिक्चर, वो ओनरशिप कंपनी की है। शेयर होल्डर कैन नॉट से कि दे आर ओनर्स ऑफ लैंड ओन्ड बाय कंपनी, वो उनकी नहीं है, उनका सिर्फ शेयर है कंपनी में, कंपनी ओनर है। और क्योंकि दोनों सेपरेट है तो एसेट्स की ओनरशिप सॉरी कंपनी के पास रहेगी, शेयर होल्डर्स के पास नहीं रहेगी। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कंपनी एंड पार्टनरशिप फर्म। देखिए पार्टनरशिप फर्म जनरली से 2, 3, 4 लोग मिलकर के कोई बिजनेस कर रहे हैं तो वो अपना एक पार्टनरशिप फर्म बना सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा पार्टनरशिप में लीगल कंप्लायंस नहीं है। हम लोग पार्टनरशिप एक्ट पढ़ रहे हैं, आसान है। अब जैसे फॉर्मेशन की बात हमने करी थी, इसका रजिस्ट्रेशन होगा, इसका भी रजिस्ट्रेशन हो सकता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। कंपनी के केस में बिना रजिस्ट्रेशन की कंपनी बनेगी ही नहीं, तो रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास रजिस्ट्रेशन होता है। और मैं आपको बताऊं ये एक महंगी प्रोसेस है, खर्चा करना पड़ता है। आप अपना जितना कैपिटल रखोगे ना मेमोरेंडम में, उसके हिसाब से फीस लगेगी। कैपिटल ज्यादा रख ली तो फीस भी खूब सारी लगेगी, यू हैव टू पे। फिर हर चीज के लिए आपको रिटर्न फाइल करना है, हर चीज के लिए आपको आरओसी में डॉक्यूमेंट फाइल करना है। तो आरओसी को बड़ा इशू रहता है, उसमें आरओसी के पास बहुत सारी चीजें आपको फाइल करनी पड़ती है। जबकि पार्टनरशिप में रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर कुछ भी फाइल करने की जरूरत नहीं। इसका रजिस्ट्रेशन होता है रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास, लेकिन ये बहुत सस्ती और सिंपल प्रोसेस है। एक बार रजिस्ट्रेशन करा लिया, फिर रजिस्ट्रार के पास जाना ही नहीं है। हाँ, कभी फर्म में चेंज होगा, नया पार्टनर आ गया, पुराना चला गया, डिसॉल्व, तब जाकर आरओएफ में हम बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर आरओसी के पास हर चीज का डॉक्यूमेंट फाइल होता है। तो कंपनी एक सर स्टेटस बड़ा है, सेपरेट एंटिटी है। तो जहाँ तक बड़े बिजनेसेस हैं, आप देखो सब कंपनीज में हो रहे हैं, और जो स्मॉल स्केल पर बिजनेस हैं वो प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप में लोग करते हैं। तो अगर आपको बहुत बड़े स्केल पर व्यापार करना है, गो फॉर ए कंपनी। इसमें कंप्लायंस ज़्यादा है,
इसमें कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगी कंपनी मेंटेन करने की, और इसका स्टेटस भी ज़्यादा है। पार्टनरशिप में कंप्लायंस कम है, कॉस्ट कम है, छोटा बिजनेस आसानी से किया जा सकता है। तो दैट डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन। दूसरा एक बहुत बड़ा फर्क है, देखिए, लिमिटेड और अनलिमिटेड लायबिलिटी का। अगर कंपनी के केस में बिजनेस में लॉसेस हो गए तो एट द मोस्ट क्या होगा सर, आपकी कैपिटल डूब जाएगी, आपने जो पैसा लगाया हुआ है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपकी पर्सनल लायबिलिटी नहीं है। बट पार्टनरशिप के केस में आपकी पर्सनल लायबिलिटी है, आप पर्सनली रिस्पॉन्सिबल, आपको अपने पास से पैसा देना पड़ेगा। तो ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है। सर तीसरी चीज देखिए, कंपनी में शेयर होल्डर्स एक दूसरे के एजेंट नहीं है। तो अगर कोई दूसरा शेयर होल्डर कोई गलत काम करता है तो उसके लिए वो जिम्मेदार है, मैं नहीं हूं। बट पार्टनरशिप में पार्टनर्स आर एजेंट ऑफ ईच अदर। तो अगर कोई दूसरा पार्टनर गलत काम करेगा तो मैं भी रिस्पॉन्सिबल होऊंगा। तो देयर आर फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप, बट एडवांटेज ये है कि बहुत आसान है, कंप्लायंस नहीं है, सस्ता स्ट्रक्चर है। तो जब कभी छोटा बिजनेस करना है, गो फॉर पार्टनरशिप फॉर्म, और अगर लार्ज स्केल पर करना है देन यू शुड गो फॉर कंपनी। क्योंकि इसमें देखिए नंबर ऑफ पार्टनर्स भी आप मैक्सिमम 50 ले सकते हो, और फिर 50 लोगों को संभालना इज अ डिफिकल्ट टास्क, क्योंकि एवरीबडी हैज द राइट ऑफ ओनरशिप एंड मैनेजमेंट। कंपनी में इवन अगर 5 लाख शेयर होल्डर्स भी हैं तो भी चिंता की बात नहीं है, क्योंकि मैनेजमेंट अलग है, दैट इज इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल, डायरेक्टर्स। तो कंपनी का अलग स्टेटस है, पार्टनरशिप का अलग स्टेटस है, और चलता रहता है बच्चों। दोनों ही अपने अपनी जगह पर अच्छे एंटिटीज हैं, और भारत में बहुत सारी पार्टनरशिप फॉर्म्स भी हैं, और बहुत सारी भारत में कंपनीज भी हैं। कंपनी में फिर आप ये भी कर सकते हो कि भाई पब्लिक से पैसा जुटाओ। कंपनी के केस में आप पब्लिक से अमाउंट मांग सकते हो, पब्लिक इशू कर सकते हो। सो व्हाट इज दैट पब्लिक इशू? पब्लिक इशू में हम पब्लिक से पैसे मांग सकते हैं। सर यू कैन रेज लार्ज सम ऑफ मनी। सर एक कंपनी थी कोल इंडिया लिमिटेड, थी क्या है, भारत की कंपनी है, गवर्नमेंट ओन्ड है कोल इंडिया। तो भारत में इसके बाद बहुत सारी कोल माइंस हैं। आज से कोई 7-8 साल पहले पब्लिक इशू लेके आए, बोले पब्लिक को शेयर इशू करेंगे, पब्लिक से पैसे जुटाएंगे। एंड यू नो द साइज ऑफ द इशू वाज 10,000 करोड़, 10,000 करोड़ रुपए का पब्लिक इशू था, और लोगों को ये पूरा भरोसा था कि इतनी एप्लीकेशंस नहीं आएंगी और ये इशू फेल हो जाएगा। उसके बाद इट गॉट सब्सक्राइब्ड, और सर जी शायद जो है बहुत सारा ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ इसमें, और कंपनी सक्सेसफुली इशू किया। तो आप देखो सच ए ह्यूज अमाउंट दे कलेक्टेड जस्ट इन ए पीरियड ऑफ 3 days। छोड़ो, ये तो पुराना एग्जाम्पल हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सर अभी आज सुबह की बात है, राइट इशू आया था इनका, अभी 4-5 दिन पहले इन्होंने उसको ओपन किया, और सर एग्जैक्टली तो मुझे नहीं ध्यान, लेकिन करीब शायद 54,000 करोड़। दिस इज द साइज ऑफ द इशू, और 1.8 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। आज सुबह ही मैं न्यूज में देख रहा था, तो 1.8 टाइम्स इट गॉट सब्सक्रिप्शन। मतलब देखो कितनी लार्ज अमाउंट इज बीइंग रेज्ड फ्रॉम पब्लिक। सर वैल्यू होनी चाहिए। देखो अभी आप पब्लिक कंपनी बना लिए, पब्लिक इशू ले आए, तो आपके शेयर नहीं बिकेंगे। सर आपको कौन जानता है, बट रिलायंस नाम है,
कोल इंडिया सर एक वैल्यू है, दे आर ओनर्स ऑफ कोल माइंस इन इंडिया, बिजनेस का भी तो लेवल देखो उसका, तो दे आर सर रेजिंग ह्यूज फंड्स। तो जब इस तरीके की बिजनेसेस हैं, इस तरीके की रिक्वायरमेंट्स हैं, तो फिर कंपनी ही काम आती है। पार्टनरशिप फर्म सर छोटे मोटे बिजनेस के लिए बन सकती है। इफ यू वांट टू डू द बिजनेस टू सच एन एक्सटेंट, तो कंपनी इज द ओनली फीजिबल मॉडल, फर्म इज नॉट ए फीजिबल थिंग। चलिए, सो लेट मी क्लोज दिस पार्टनरशिप वर्सेस कंपनी। नेक्स्ट, पार्टनरशिप वर्सेस HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। सर जी नाम तो सुना होगा आप लोगों ने, HUF, इट इज हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो सर एक तो हिंदू होना चाहिए, हालांकि सिख एंड जैन आर ऑल्सो कवर्ड, उनको भी हिंदू लॉ में ही कवर किया गया है, लेकिन मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस आर नॉट कवर्ड, राइट। अब बेटा जाति धर्म की बात करनी पड़ रही, क्या करें, प्रोविजन है। तो अब HUF में सर कैसे होगा, देखिए फर्म यू नो द प्रोविजंस। तो अभी अगर मैं HUF की बात करूं पॉइंट वाइज, सबसे पहला है क्रिएशन। HUF क्रिएट कैसे होता है? आंसर है सर बाय स्टेटस। देखिए आप में से ज्यादातर बच्चे HUF के मेंबर्स हैं। मैंने ज्यादातर क्यों कहा? क्योंकि कुछ लोग मुस्लिम्स या क्रिश्चियंस हो सकते हैं, बट रिमेनिंग आर हिंदू, सिख और जैन। जैन इज ए सेपरेट रिलीजन, सिख अलग धर्म है, हिंदू अलग धर्म है, बट ये सब हिंदू लॉ से गवर्न होते हैं, राइट। तो अभी हम सब लोग HUF के मेंबर्स हैं, एक्सेप्ट अ फ्यू। आप मेंबर कैसे बने HUF के? बाय बर्थ। सर आप फैमिली में बॉर्न हुए एंड यू आर द मेंबर, यू आर मोस्ट वेलकम। सर एग्रीमेंट हुआ था आने से पहले, लिखित में, ओरली, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ा था आने से पहले, आने के बाद बर्थ का रजिस्ट्रेशन हुआ, वो अलग चीज है। तो हाउ डज ए पर्सन बिकम मेंबर? बाय बर्थ, बाय स्टेटस। तो HUF कैसे क्रिएट होता है? स्टेटस से। सर लॉ से एस्टेब्लिश हो रहा है और बाय बर्थ जो है वो व्यक्ति मेंबर बन रहा है। जन्म हुआ इन फैमिलीज में, हिंदू भी लिख लो, तो वो ऑटोमेटिक मेंबर बन गया, ठीक है। डेथ, सर बर्थ से वो हो गया, डेथ से फैमिली खत्म हो जाती है। देखो डेथ से अगर पार्टनरशिप है तो वो तो डिसॉल्व हो जाएगी, पार्टनरशिप खत्म। किसी भी मेंबर की, पार्टनर की डेथ हो गई, पार्टनरशिप खत्म। क्यों? क्योंकि सर एग्रीमेंट खत्म हो गया डेथ के साथ। हाँ, रिमेनिंग पार्टनर्स कैन एंटर इनटू न्यू एग्रीमेंट और दे कैन कंटिन्यू, बट ओरिजिनल फर्म डिसॉल्व हो गया। सर क्या HUF भी डेथ से डिसॉल्व हो जाता है तो फैमिली तो कंटिन्यू करेगी ना? सर अगर फैमिली में कुछ मेंबर्स हैं, ठीक है, और किसी एक की डेथ हो गई तो रिमेनिंग फैमिली थोड़ी खत्म हो गई, दैट विल कंटिन्यू, HUF कंटिन्यू करेगा। तो डेथ से फर्क नहीं पड़ता, डिसोल्यूशन नहीं होता। हाँ, अगर आपको एक ही बंदा बचा है तो सिचुएशन अलग है। सर फीमेल्स के बारे में क्या लॉ है, क्या प्रोविजन है? तो देखिए, क्या महिलाएं पार्टनर हो सकती हैं? तो दे कैन बिकम पार्टनर, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। पार्टनरशिप एक्ट में जेंडर के आधार पर कहीं कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। मेल पार्टनर और फीमेल पार्टनर में कोई फर्क नहीं है, समान अधिकार है। अब HUF में क्या पोजीशन है? तो देखिए, HUF में वो मेंबर तो हो सकती है, HUF में
मेंबर तो हो सकती हैं पर को पार्टनर नहीं हो सकती। अब प्रश्न उठता है कि सर व्हाट इज दिस को पार्टनर। एचयूएफ में होता है बच्चों, एचयूएफ में अभी जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा था कि आप यू ऑल आर मेंबर्स ऑफ एचयूएफ, ठीक है, एक्सेप्ट अ फ्यू मुस्लिम और क्रिश्चियन स्टूडेंट्स, बाकी सब एचयूएफ के मेंबर्स हैं, ठीक। यू पीपल आर मेंबर्स। क्या आप को पार्टनर भी हो? ये भी मेंबर होता है को पार्टनर, स्पेलिंग यही है बेटा, पार्टनर नहीं है, पार्टनर है। को पार्टनर इज ऑल्सो ए मेंबर, बट उसके राइट्स ज्यादा है। मैं बताता हूं सर, दो कंडीशन है को पार्टनर बनने के लिए, 18 ईयर्स ऑफ एज और मेल बंदा होना चाहिए। और ये दो शर्तें अगर वो पूरी कर रहा है तो ही हैज ए राइट टू आस्क पार्टीशन। वो ये कह सकता है कि भैया मुझे अलग कर दो, मैं पार्टीशन चाहता हूं, फैमिली का बंटवारा करो। कौन कह सकता है? मेल मेंबर। महिलाओं को यह अधिकार नहीं है। पार्टनरशिप एक्ट में महिलाओं के और पुरुषों के अधिकार एक जैसे हैं, कहीं कोई फर्क नहीं है, बट एचयूएफ में थोड़ा सा डिफरेंस है। फीमेल मेंबर तो है, परिवार के सदस्य तो है, शेयर ऑफ प्रॉफिट उसे भी मिलेगा, लेकिन वह पार्टीशन की डिमांड नहीं कर सकती, ठीक। अब जो बॉयज हैं वो खुश हो रहे होंगे कि यार हम पार्टीशन की डिमांड कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर आपकी एज 18 साल हो गई है और मेल मेंबर्स हैं तो दे कैन डिमांड फॉर द पार्टीशन। लेकिन बेटा ये ध्यान रखना कि आपको पार्टीशन में क्या मिलेगा उसमें बड़ा इश्यूज है, क्योंकि जो प्रॉपर्टी फादर की ओन्ड है उसमें आपका कोई राइट नहीं है, फादर की मर्जी है। हाँ, जो प्रॉपर्टी दादाजी की है और दादाजी अगर ठीक है तो वो जो डिसाइड करेंगे वो करेंगे, और अगर किसी केस में भगवान न करे दादाजी की डेथ हो चुकी है और वो प्रॉपर्टी छोड़ के गए हैं, उसमें आपका राइट है। उसमें आप पिताजी से झगड़ा करके भी अपना हिस्सा ले सकते हो। मैं भड़का नहीं रहा हूँ, राइट्स बता रहा हूँ बेटा। और करना मत ऐसी कोई हरकत, कोई इस तरीके का काम, क्योंकि हिस्सा तो ले लोगे लेकिन कल को खाना कौन देगा सर, और चीज़ें कौन देगा, है ना। मतलब फैमिली सपोर्ट कर रही है ना, तो जस्ट ऐसे ही बता रहा हूँ, उसको सीरियसली ना लें, दिल पे ना लें बात को। तो को पार्टनर कौन है? को पार्टनर मेल मेंबर है। अब जो हमारी गर्ल स्टूडेंट्स हैं वो बेचारी कह रही है हमको ये अधिकार कानून ने नहीं दिया, तो बेटा आई कैन नॉट चेंज द लॉ। मैं तो नहीं कर सकता, जब कभी बदलेगा तो देखेंगे समझेंगे, बट यू पीपल आर नॉट को पार्टनर। चलिए, उसके बाद मैनेजमेंट कौन करेगा? तो देखिए, जहां तक मैनेजमेंट की बात है तो पार्टनरशिप का मैनेजमेंट तो बेटा पार्टनर्स करते हैं, वही मालिक वही मैनेजर। और एचयूएफ का मैनेजमेंट कौन करेगा? इट इज कर्ता। सर कर्ता कहते हैं उसको, कर्ता एचयूएफ का मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। कर्ता कौन होता है? सर जनरली सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, सीनियर मोस्ट मेल मेंबर ऑफ द फैमिली कर्ता कहलाता है। और कर्ता के अपने विशेष अधिकार हैं। आप कर्ता से ज़्यादा सवाल नहीं पूछ सकते हो, आप कर्ता से ज़्यादा चीज़ें नहीं मांग सकते हो। कर्ता अपना, उसका अपना वो है, भैया कर्ता है वो। आप पिताजी से पूछो कि भैया बताओ कितनी इनकम है, कहाँ कहाँ क्या खर्चा करते हो, उसके बाद जो कुछ हो मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। कर्ता से यू कैन नॉट क्वेश्चन इन दैट वे। सर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर, हालांकि जरूरी नहीं है, अगर सीनियर मोस्ट मेल मेंबर काफ़ी बुजुर्ग हैं और नहीं काम कर पा रहे हैं तो कर्ता कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। सर एक उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया लॉ में कि फीमेल मेंबर्स को भी कर्ता माना जा सकता है।
तो कुछ केसेस में इवन जो फीमेल मेंबर है वो भी कर्ता हो सकती है, उनको भी कर्ता मान सकते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि इवन फीमेल मेंबर कैन ऑल्सो बी ए कर्ता। कहेंगे तब भी कर्ता है, करते नहीं बोलेंगे, मतलब ऐसा थोड़ी होता है। इट इज द नेम ऑफ द पोस्ट। अच्छा छोड़ो, देखो ये बताओ, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हिंदी में क्या कहते हैं इसको? राष्ट्रपति। ओके, अब अगर कोई फीमेल प्रेसिडेंट है तो क्या बोलेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही बोलेंगे ना, राष्ट्रपति। यस, इट इज स्टिल राष्ट्रपति। शी विल नॉट बी कॉल्ड एनीथिंग एल्स, राइट? वो पोस्ट का नाम है। तो अगर कोई पुरुष है तो राष्ट्रपति है, और अगर कोई महिला है तो भी राष्ट्रपति है। ओके, सो पति डजंट मीन कि मेल मेंबर है, तो इट इज स्टिल बीइंग कॉल्ड कर्ता। कर्ता मैनेजमेंट करता, सो दैट इज हिज जॉब। ठीक है। लाइबिलिटी, लाइबिलिटी इन केस ऑफ फर्म। सर हमको मालूम है फर्म में पार्टनर्स की लाइबिलिटी कैसी होती है? आंसर इज अनलिमिटेड। ओके, तो फर्म में जहां तक देखिए लाइबिलिटी की बात है, मैं इधर फर्म की बात कर रहा हूं, अनलिमिटेड होती है। पार्टनर्स आर लाइबल टू द एक्सटेंट ऑफ होल ऑफ द डेट्स ऑफ द फर्म। ठीक, लेकिन जो सर फैमिली है उसमें कर्ता की लाइबिलिटी तो अनलिमिटेड होती है, और जो बाकी मेंबर्स है वो लिमिटेड लाइबल रहते हैं। उनका जितना फैमिली में शेयर है उतनी लाइबिलिटी है, उससे ज्यादा नहीं है। बाकी सबको मत फंसाओ। ठीक। कॉलिंग फॉर अकाउंट्स, कॉलिंग फॉर अकाउंट्स का मतलब है हिसाब मांगना। तो देखो कोई भी मांग सकता है। पार्टनरशिप में हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो हिसाब मांगे दूसरे से, भैया बताओ कितना आमदनी हुई, कितना खर्च हुआ, कितना सेल हुई, कितनी परचेज हुई, तुमने क्या ट्रांजेक्शन्स करे बताओ। लेकिन आप सोचो फैमिली में, कैन यू आस्क दीज क्वेश्चंस टू योर फादर कि बेटा ऐसा है, मतलब फादर से कहो कि देखो पापा ऐसा है, रोज शाम को हिसाब दिया करो, आज कितना आया कितना गया। सर यू कैन नॉट डू दैट। ठीक है, और अगर आप करोगे और आपके साथ कोई दुर्घटना होती है तो दिस पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्सिबल। मेरे को मत आरोपित करना भैया। तो ये है कॉलिंग फॉर अकाउंट्स। पार्टनर तो सूट भी फाइल कर सकता है, मेंबर नहीं मांगेगा हिसाब। रजिस्ट्रेशन, ठीक, तो रजिस्ट्रेशन देखिए करा सकते हैं फर्म में, यस, ऑप्शनल है, कंपलसरी बिल्कुल नहीं है। एचयूएफ का रजिस्ट्रेशन होता ही नहीं है। देखो बर्थ का रजिस्ट्रेशन है, डेथ का रजिस्ट्रेशन है, पर फैमिली का कहाँ होता भाई? रजिस्ट्रेशन का कोई प्रोसीजर ही नहीं है जी। नंबर ऑफ मेंबर्स, ठीक, अब नंबर ऑफ मेंबर्स में देखो आपको पता ही है, मिनिमम 2, मैक्सिमम 50, और प्रोफेशनल्स में अनलिमिटेड, और फैमिली में नो लिमिट। कोई लिमिट नहीं है, देयर इज नो लिमिट एट ऑल। डिपेंड्स। मैं आपको बहुत पुराना एग्जांपल देता हूं। महाभारत काल में एक राजा हुआ करता था, धृतराष्ट्र नाम था उनका। उनकी वाइफ थी गांधारी। यू नो कितने मेंबर हो गए? 2। फैमिली गिन रहे हैं हम लोग। अब हम सबको मालूम है बेटा इनके 100 सन्स थे। गिनती कितनी हो गई? 100 और हो गई। अब इन सबकी शादी हो गई तो 100 और आ गई। ये भी फैमिली की मेंबर बन गई। अगर शादी होएगी तो जब जो शादी होएगी फीमेल मेंबर की, तो वो अपने फादर के एचयूएफ में से माइनस हो जाएगी और अपने हस्बैंड के एचयूएफ में प्लस हो जाएगी। तो बेटा ये भी फैमिली में जुड़ गए। अब कितने हो गए हमारे पास? 100 और 100। अब इन लोगों के बच्चे, मेरे को नहीं मालूम इतिहास क्या कहता है, फिर भी मैं अज्यूम कर रहा हूं 4 चिल्ड्रन ईच। ये प्योरली मेरी अजम्पशन है, प्योरली अजम्पशन है, प्योर अजम्पशन। मुझे नहीं पता इतिहास क्या है। इतिहास देखकर मेरे को लिंक मत भेजना,
assumption है, we are just trying to understand the concept, we are not discussing महाभारत। ओके, कितने हो गए बच्चे, कितने हो गए बेटा ये? 100 इंटू 4, 400। हाँ पागल हो, इसके भी 100 इंटू 4 कर दो, 800 बना दो। अरे यार हद है, 400 ये हो गए, कितना हो गया टोटल? 400, 200, 602। ये है फैमिली। कोई प्रॉब्लम किसी को? सर इनकी मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो दिस इज द HUF, एनी नंबर ऑफ मेंबर्स। ठीक है सर, कोई भी नंबर हो सकता है, जस्ट फॉर एग्जाम्पल है, हम इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं, हम तो खाली समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैमिली कैन बी सच ए लार्ज फैमिली। अब सोचो किसी के यहाँ शादी थी, उसने इनवाइट किया, इनको इनविटेशन कार्ड दिया, उस पर लिख दिया विद फैमिली, और सोचो उसकी पार्टी में ये सब पहुंच गए, और सबसे पहले पहुंच गए, इससे पहले दूसरे लोग आए, तो जब तक बाकी लोग आएंगे बेटे खाना वाना सब खत्म। चलिए ये थी मजाक की बात, इतना तो समझते हो आप लोग। माइनर का क्या हाल है बच्चों? देखिए पार्टनरशिप में माइनर के बारे में मैंने आपको बताया था कि ही कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द फर्म। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता क्योंकि उसमें एग्रीमेंट करने की कैपेसिटी नहीं है माइनर, तो नॉट ए पार्टनर। पार्टनर नहीं मानूंगा, मैं मानूंगा ही नहीं, बट ही कैन बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ फर्म। फर्म के बेनिफिट्स के लिए उसका एडमिशन हो सकता है, राइट। और HUF में देखो मेंबर है वो, हाँ को पार्टनर नहीं है क्योंकि 18 साल का नहीं है, को पार्टनर नहीं है, पर मेंबर है और उसकी बड़ी वैल्यू होती है। अपनी फैमिली में देखो ना, छोटा बच्चा है कोई, तो उसकी मतलब बड़ा सम्मान रहता है, बड़ी वैल्यू रहती है, सब लोग उसको बड़ा प्यार से रखते हैं। नेक्स्ट सर, गवर्निंग लॉ, तो इसका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है बच्चों, और ये हिंदू लॉ, हिंदू सक्सेशन एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट से गवर्न। चलिए अब देखिए पार्टनरशिप और क्लब, ये मैं होमवर्क दे दूं आप लोगों को। तो एक छोटा सा टॉपिक है पार्टनरशिप एंड क्लब, ये आप लोगों को पढ़ना है। तो फिलहाल इस क्लास को यहीं पे रोकेंगे, एंड आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और प्लीज़ 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 इसको ध्यान से सुना करिए, स्किप मत किया करिए, और रेगुलर करिएगा, पेंडेंसी नहीं करिएगा। और वन मोर थिंग, अगर आप थोड़ा सा नोटिंग भी करेंगे साथ में, जैसे मैं पढ़ाता जा रहा हूँ, तो कीप ए कॉपी एंड पेन विद यू, भले ही रफली कर लो, बट थोड़ा थोड़ा लिखते चलो। सो उससे लिखने की भी प्रैक्टिस होगी, और जो नई टर्म्स आए उसको जरूर नोट डाउन कर लिया करो, ठीक। जैसे कंक्लूसिव एविडेंस, जैसे को पार्सनर, तो नई चीज़ें जो आती हैं उसको नोट कर ले। उससे एक तो वो वर्ड्स आपके दिमाग में रहेंगे, दूसरा क्लियरिटी आएगी, एग्जाम में लिखने में सुविधा रहेगी। चलिए तो यही बंद करेंगे, अगली मुलाकात अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।